students, welcome back to our YouTube channel नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ। तो आइए सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। 2.5 मिली जूल ऑफ वर्क is done in moving a charge of 10 raised to the power minus 6 coulomb from one point to another. What is the potential difference between the 2 points? First of all, we have to write the given values. Work done हमें given है 2.5 मिली जूल। तो एज वी नो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए हमें सबसे पहले वैल्यूज को उनकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में बदलना होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू 2.5 और मिली जूल को जब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10 रेज टू द पावर -3 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स अगर 1 मिली जूल कहीं पे लिखा हुआ है तो हम उसको लिखते हैं 10 रेज टू द पावर -3 जूल। ऐसे ही तो 2.5 मिली जूल हो जाएगा 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 जूल। नेक्स्ट चार्ज हमें गिवन है 10 रेज टू द पावर -6 कूलम और पोटेंशियल हमें निकालना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमें यह ध्यान रखना होता है कि गिवन वैल्यू से टू फाइंड वाली वैल्यू पर कैसे पहुंचा जाए। तो V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने स्टडी किया है। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। दोनों वैल्यूज को हम यहां पुट करते हैं, वर्क डन डिवाइडेड चार्ज। तो वर्क डन हमारे पास आया था 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय चार्ज हमारे पास था 10 रेज टू द पावर -6। तो सॉरी, वर्क डन इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइड बाय चार्ज हमारे पास था 10 रेज टू द पावर -6। मिली में हमने कन्वर्ट किया था, मिली जूल में, तो -3 आएगा वहां। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 वोल्ट। इतने अमाउंट ऑफ पोटेंशियल हमारे पास आ जाता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। 10 raised to the power 20 electrons, each having charge of 1.6 into 10 raised to the power -19 coulomb, passes through a point A towards another point B in 0.1 second। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी चार्ज को, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करने के लिए 0.1 सेकेंड का टाइम पीरियड लेता है। हमें बताना है करंट एम्पियर में और करंट की डायरेक्शन बतानी है हमें। तो दिस इज द क्वेश्चन। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। I इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई T। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। As we all know, the Q is equals to N into E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हमने स्टडी किया था वहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है 10 रेज टू द पावर 20 और E क्या होता है बेटा? E होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। साथ ही डिवाइडेड बाय टी, टाइम हमें गिवन है 0.1 सेकेंड।
तो यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है आफ्टर सॉल्विंग दिस 160 एम्पियर. This is what we want to calculate. Come to example number 7. Calculate the number of electrons flowing per second to constitute 1 ampere. यहाँ हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ जो पर सेकंड फ्लो कर रहे हों और पर सेकंड फ्लो करने की वजह से 1 एम्पियर का करंट बन रहा हो. बेसिक फॉर्मूला हमारा वही रहेगा बेटा. ये क्वेश्चन है I इज इक्वल्स टू NE डिवाइडेड बाय T. तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड. तो बेटा यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए जो फॉर्मूला उसको हमने किस अकॉर्डिंगली रीअरेंज किया है. I इज इक्वल्स टू NE डिवाइडेड बाई T और यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इस टर्म को रखेंगे हम यहाँ, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड है दिस इज N बाई T और यहाँ हम इसे ले जाएंगे I बाई E. तो I हमें दे रखा है 1 और E हमें गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19. तो दोनों वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 पर सेकेंड. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. आफ्टर दैट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द फाइनल एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओम्स लॉ. बहुत बार फाइनल एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में ये पूछा जाता है कि ओम्स लॉ क्या होता है और ओम्स लॉ के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं और ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या है, ओम्स लॉ के सिग्निफिकेंस क्या है. ये सारे क्वेश्चंस आज हम यहाँ क्लियर करेंगे. देखो, देयर वॉज ए साइंटिस्ट नेम्ड जॉर्ज ओम. जॉर्ज ओम एक साइंटिस्ट था जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था कि सपोज वी हैव ए वायर, इस तरह से अगर V पोटेंशियल डिफरेंस इस पे हमने अप्लाई किया है और I इस वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है, तो V और I किस रिलेशन से एक दूसरे से अटैच होंगे, वो रिलेशन हमें ओम्स लॉ से फाइंड आउट करना है. चलिए, ओम्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference applied across the ends of a conductor, provided physical conditions like temperature, pressure, density all remains the same. अभी एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. किसी भी वायर के अंदर जो हम वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज डिक्रीज अगर हम करेंगे तो उससे इस वायर के अंदर बहने वाला करंट भी इफेक्टेड होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी और अगर पोटेंशियल कम होगा तो करंट की वैल्यू भी कम होगी. तो आइए इसको बेसिक तौर पर समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और ऐसी ऑब्जर्वेशन कैसे आई. एक वायर है बेटा, वायर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ये मैंने कुछ ही 2-3 ही दिखाए हैं आपको, बट बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं.
अब कल की वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने आप से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को किसी पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ, सपोज मैंने एक V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींचने के लिए एक नेसेसरी फोर्स या एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो आंसर है बिल्कुल करवाएगा। जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक खिंचाव पैदा होगा पॉजिटिव एंड की तरफ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वायर से बाहर मूव करना शुरू कर देंगे। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, एक ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होता है, जिस ड्रिफ्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ खींचे चले आते हैं। अब अगर यहाँ पे जो खिंचाव पैदा करने वाली क्वांटिटी है जिसे मैंने पोटेंशियल कहा है, अगर वो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो खिंचाव भी ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी बढ़ जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। बेसिकली अगर आप किसी भी वायर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। बेसिक तीन चीज़ मैंने आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि आपने पोटेंशियल बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ी तो करंट बढ़ा। आपने पोटेंशियल घटाया, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट घटी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट घटी तो साथ में हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यही हमने बेसिक समझना था कि ओम्स ने, जॉर्ज ओम ने क्या बेसिक डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक करंट का सीधा सीधा डिपेंड करता है पोटेंशियल पे, क्योंकि पोटेंशियल के घटाए या बढ़ाए जाने पर करंट की वैल्यू भी सेम रेशियो में बढ़ती या घटती है। उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं उसी को। अब यहीं तक बात नहीं रुकी, जब हमने ये लिखा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के सामने आया हमारे पास। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी, जिसे हम इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कहाँ से आया, चलिए इसको भी समझते हैं एक बार। सपोज हमारे पास एक वायर है जिस पर कि मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया है, V अप्लाई किया मैंने 10 वोल्ट, और मुझे इस वायर के अंदर से करंट देखने को मिला है 2 एम्पियर। तो इस वक्त R की जो वैल्यू होगी दैट इज V बाय I। तो फर्स्ट केस में R कितना हो गया, V बाय I, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। और क्योंकि ओम ने ही रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कवरी की थी तो उन्हीं के नाम के ऊपर इसकी यूनिट रख दी गई है ओम। दिस इज व्हाट बेसिकली रेजिस्टेंस। अभी होगा क्या, अब वायर यही रखेंगे, डायमेंशन यही रखेंगे। अगर मैं इसी वायर के लिए V की वैल्यू बढ़ाकर 20 कर देता हूं तो मुझे करंट
ऑटोमेटिकली 4 एम्पियर मिलेगा। ऐसा इसकी प्रॉपर्टी की वजह से है। अब इस पर्टिकुलर केस में आप R2 निकालो तो V यानी 20/4 इज इक्वल टू 5 ओम। यानी कि ये R, जैसे ही आप किसी भी वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, वैसे ही वो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग करंट अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि आर का जो वैल्यू है आर की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यही ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी वायर में V/I का जो रेशियो होगा दैट इज कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ V/I फॉर अ गिवन वायर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपको दो ग्राफ दिखाए गए हैं लेफ्ट साइड में। सबसे पहले तो ये एक डायग्राम है जिसे आप अपनी टीचर की हेल्प से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ओम्स लॉ के लिए रीडिंग वगैरह नोट करेंगे। तो ये यहाँ पर एक सिंपल हमारे पास एक बैटरी है, एक की है, एक रियोस्टेट हमें चाहिए, एक एमीटर चाहिए जिसको कि हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, कोई भी एक रेजिस्टिव मटेरियल चाहिए, और रेजिस्टिव मटेरियल के साथ हम एक वोल्ट मीटर अटैच कर देंगे। ये एक बेसिक सा डायग्राम है जो प्रैक्टिकली आप बेहतर समझ पाएंगे। अब जितनी भी जो भी मटेरियल ओम के इस नियम को फॉलो करता है, वो मटेरियल के लिए बेसिकली हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आता है। चाहे जो क्वांटिटी हो, हम उसमें एक्स एक्सिस पर करंट को रखें, वाई एक्सिस पर हम वोल्टेज को रखें, या फिर हम वाई एक्सिस पर करंट को रखें और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को रखें। देखिए जो फर्स्ट ग्राफ है दिस वन, इसको आप देखकर ये समझ सकते हैं कि V को हमने वाई एक्सिस पे रखा है और एक्स एक्सिस पे रखा है हमने I को। तो इसको जनरली जब एक टीचर क्लास में प्रोनाउंस करेगा तो वो इसे कहता है VI ग्राफ। VI ग्राफ का मतलब है कि हम V को तो Y एक्सिस पे रखेंगे, I को रखेंगे हम X एक्सिस पर। तो ऐसे मटेरियल जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे मटेरियल्स के लिए VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है इंक्लाइंड टू X एक्सिस। आप क्लियरली यहां से देख पा रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू X एक्सिस ऐसा ग्राफ आता है। ऐसे ग्राफ को आप 9th में पढ़ के आ चुके हो, इसे हम एक तरह का लीनियर ग्राफ कहते हैं। और लीनियर ग्राफ में हर ओमिक कंडक्टर आएगा, क्योंकि हर वो डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है, ओबे करती है, उस पर्टिकुलर मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर। और ओमिक कंडक्टर क्या होंगे, ऐसे कंडक्टर्स जिनके लिए ग्राफ जो है VI ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। सेकंड ग्राफ की अगर हम बात करें, यहां हमारे पास Y एक्सिस पर तो हमने करंट की वैल्यू को रखा है, X एक्सिस पर हमने वोल्टेज को रखा है। तो दोनों ही क्वांटिटी को जब हम कंसीडर करेंगे I और V, ऐसे केस में भी अगर कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करता है तो ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी इंक्लाइंड टू X एक्सिस। क्वांटिटी X एक्सिस पे हम करंट ले, वोल्टेज ले, लेकिन अगर कंडक्टर ओहमिक है तो X एक्सिस से इंक्लाइंड और स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती है। अब क्योंकि Y एक्सिस पर हमने I लिया है, X एक्सिस पर हमने V लिया है, तो इसे IV ग्राफ कहते हैं। तो बेटा मैंने आपको दो तरह के ग्राफ अभी बताए हैं, वन इज VI ग्राफ, अनदर इज IV ग्राफ। दोनों ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन लीनियर होते हैं और हमें यह बताते हैं कि इस तरह का ग्राफ जिस क्वांटिटी के लिए बना है वो क्वांटिटी
ओम्स लॉ को पूरी तरह से ओबे करती हैं। यहीं से जो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, एज वी नो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है जो आगे चल के न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा आपके लिए। V इज इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ से R के लिए अगर हम लिखें तो V डिवाइडेड बाय I, यानी वोल्ट बाय एम्पियर। और ये वोल्ट बाय एम्पियर का जो रेशियो है ना, इसी को ऐसे बोलते हैं, दिस इज ओम, OHM। आपने ये सिंबल याद रखना है क्योंकि आगे चल के जब हम रेजिस्टेंस के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे हम जनरली प्रोनाउंस करेंगे 1 ओम, 2 ओम, 7 ओम, 10 ओम, इट मीन्स दैट रेजिस्टेंस इज गिवन। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया है, और ओम उसके यूनिट है उसके बारे में डिस्कशन किया है। इसे फर्दर ओमेगा भी बोलते हैं। अगर आपको कंप्यूटर में ये सिंबल ढूंढना हो या जनरली सिंबल रेजिस्टेंस की यूनिट के बारे में जानना हो तो आप वहाँ ओमेगा टाइप करेंगे तो द सेम सिंबल आपको जो है मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ ओम्स लॉ क्या है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफिनेशन ऑफ ओम। तो अगर ओम को डिफाइन हमें करना पड़े तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, उसे हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी V बाय I का जो एक रेशियो है उसी रेशियो को हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। फर्दर यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I, और अगर वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास 1 वोल्ट हो, करंट हमारे पास 1 एम्पियर हो, तो देन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 1 ओम होती है। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। 1 ओम की वैल्यू को हम 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर के इक्वल लिख सकते हैं। तो किसी भी यहाँ से एक डेफिनेशन आ जाती है कि 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करेंगे। दिस इज द definition written in the green box. The resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through it when the potential difference across the ends of a conductor is 1 watt. यहाँ से हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को 1 ओम कहा जा सकता है अगर उस वक्त उस कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो, जब हमने उस कंडक्टर पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हो, तो तभी हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी क्वांटिटी भी हैं जो यहाँ राइट टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है, लर्निंग प्लस, कि सभी कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल मीन्स हर जगह हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इफ द ग्राफ V एंड I इज डिफरेंट फ्रॉम दैट स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स दैट कंडक्टर इज नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ। एक ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब ये जो कंडक्टर यहाँ दिखाया गया है आपको, ये कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उन्हें नॉन ओहमिक कंडक्टर कहा जाता है। इसके बाद हम R की सिग्निफिकेंस, जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, R
is the measure of the obstruction produced in the path of electric current. इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट की मेजरमेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो R is inversely proportional to current. Current is inversely proportional to R. किसी भी क्वांटिटी के करंट और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 10, एक वायर के रेजिस्टेंस को मैंने 10 ओम रखा तो मुझे करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली। अब अगर इसी वायर के रेजिस्टेंस को मैं 20 ओम कर दूंगा तो अब मुझे जो इस वायर के अंदर से करंट की वैल्यू मिलेगी वो सेम नहीं मिलेगी। तो क्लियरली यहां से हम केवल एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन क्या है? अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा उस पर्टिकुलर केस में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी।